जुड़ गए सब लोग? 16। चलो, परिणामी सदिश किसे कहते हैं, है ना, इस पर चर्चा करते हैं। परिणामी सदिश, ठीक। तो क्या होता है कि एक वेक्टर है आपके पास में वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर आपके पास में वेक्टर बी। जब इन दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, तो हमको कोई ना कोई क्या करेगा, एक वेक्टर मिलेगा, वेक्टर आर, ठीक है। और वेक्टर आर इज इक्वल टू होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो हम वेक्टर आर को क्या कहेंगे, इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश कहेंगे, है ना। यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ने पर हमको एक परिणाम मिला, वेक्टर आर। उस वेक्टर आर को क्या कहेंगे, हम परिणामी सदिश कहेंगे, ठीक है। तो परिणाम कैसे मिलता है, दो वस्तुओं को जोड़ देंगे या दो संख्याओं को जोड़ देंगे, एक तीसरी संख्या मिलेगी, वो आपका परिणाम कहलाएगा। तो वैसे यहाँ पर भी है कि किन्हीं दो सदिशों को जोड़ने पर प्राप्त तीसरा सदिश दोनों सदिशों का परिणामी सदिश कहलाता है। क्या होगा, किन्हीं दो सदिशों को जोड़ने पर प्राप्त तीसरा सदिश दोनों सदिशों का परिणामी सदिश कहलाता है, राइट। इस तरह से होगा। तो आपने यहाँ वेक्टर ए को जोड़ दिया, वेक्टर बी को जोड़ दिया और तीसरा सदिश आपने वेक्टर आर क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो इस वेक्टर आर को दोनों सदिशों अर्थात वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी सदिश कहेंगे और इसे वेक्टर आर से लिखेंगे। क्यों वेक्टर आर से लिखेंगे, वेक्टर आर से इसलिए लिखेंगे क्योंकि रिजल्टेंट, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब होता है परिणामी। तो जनरली क्या है, शब्दों को जब हम चयन करते हैं या जब हम संकेत क्या करते हैं, बनाते हैं, तो संकेत बनाते समय हम जो अंग्रेजी में नाम लिखते हैं, है ना, उन्हीं अंग्रेजी के नाम का जो पहला लेटर होता है उसका क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। तो ये परिणामी सदिश आपको मालूम होना चाहिए। किन्हीं दो सदिशों को जोड़ने पर प्राप्त तीसरा सदिश दोनों सदिशों का परिणामी सदिश कहलाता है। इसके बाद में आता है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। ये क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। अब करना क्या है सदिशों के त्रिभुज नियम में, देखिए यहां पर मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, जी, पी क्यू या ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। इस ओ पी को मैंने वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर दिया, इस पी क्यू को मैंने वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर दिया, दर्शा दिया, ठीक है। तो वेक्टर जो इन दोनों सदिशों का जो परिणामी सदिश होगा, मतलब मैंने त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा, मैंने त्रिभुज की क्या कर दिया, दो भुजाएं लिया और दो भुजाओं द्वारा क्या कर दिया, मैंने दो सदिशों को क्या कर दिया, निरूपित कर दिया। पहली भुजा को मैंने सदिश ए नाम दिया और दूसरी भुजा को क्या कर दिया, मैंने सदिश बी नाम दिया, वेक्टर बी नाम दिया। तब इन दोनों सदिशों का परिणाम, और दोनों कैसे हैं, एक ही क्रम में है। देखो ओ से पी, पी से क्यू, है एक ही क्रम में, है कि नहीं, है एक ही क्रम, इसको एक ही क्रम बोलेंगे। ओ से पी, पी से क्यू मतलब एक ही क्रम में। तब इन दोनों सदिशों का जो परिणामी सदिश होगा, दोनों सदिशों का परिणामी सदिश मतलब ए और बी का कौन होता है, वेक्टर आर। इनका परिणामी सदिश जो होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा किया जाएगा, व्यक्त किया जाएगा, वो भी विपरीत क्रम में। यानी ये होगा वेक्टर आर, ये वाली भुजा वेक्टर आर को दिखाएगी, इन दोनों सदिशों के परिणामी सदिश को दिखाएगी। यानी कि वेक्टर आर इज इक्वल टू होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इस तरह से, राइट। और विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में कैसा भाई, ओ से पी जा रहे थे, पी से क्यू जा रहे थे, तो क्यू से क्या जाना चाहिए था, ओ जाना चाहिए था, लेकिन हम वैसा नहीं गए। ओ से पी और पी से क्यू है तो हम पी क्यू से क्या करते, ओ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हम ओ से कहाँ जा रहे हैं, क्यू जा रहे हैं। तो इन दोनों की दिशा के विपरीत है कि नहीं, है ना। मतलब ये क्रम घूमता तो ऐसा घूमता ना, ओ पी क्यू ओ, ओ पी क्यू ओ, लेकिन ये गया क्या, वैसा नहीं गया। हम ओ से पी जा रहे थे, पी से क्यू जा रहे थे, तो क्यू से ओ जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो ये कैसा है, इसकी दिशा ओ से क्यू है। मतलब ये जो क्रम हमारा चल रहा था ओ से पी, पी से क्यू, उसकी विपरीत दिशा में कौन सा क्रम है, किसका क्रम है, परिणामी सदिश का क्रम है। क्लियर हो गई बात,
यस और नो? अब नियम लिखेंगे क्या? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा दो सदिशों को निरूपित किया जाए, या यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं से भी बोल सकते हो, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा दो सदिशों को एक ही क्रम में निरूपित किया जाए तो दोनों सदिशों का परिणामी सदिश उस त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में व्यक्त किया जाता है। इसे सदिशों के योग का त्रिभुज नियम कहते हैं। क्या होगा? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा या दो भुजाओं से दो सदिशों को व्यक्त किया जाए या निरूपित किया जाए तो, और वो भी एक ही क्रम में, शब्द हमको बोलना पड़ेगा, है ना, उसको भी जोड़ देते हैं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा दो सदिशों को एक ही क्रम में निरूपित किया जाए तो त्रिभुज की तीसरी भुजा दोनों सदिशों के परिणामी सदिश को विपरीत क्रम में व्यक्त करती है। इसे सदिशों के योग का त्रिभुज नियम कहते हैं। क्लियर है? मतलब वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B होता है, और ये वेक्टर R जो है वो किस भुजा द्वारा दिया जाएगा? त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा क्या किया जाएगा? व्यक्त किया जाएगा। इज इट क्लियर? यस और नो? बन जाएगा सबसे? बोल के बताना जरा, एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं। यदि किसी त्रिभुज की रफली समझ लो, पहले मैंने एक त्रिभुज लिया, उस त्रिभुज में भुजा OP को मैंने वेक्टर A से दर्शाया, भुजा PQ को मैंने वेक्टर B से दर्शाया, ठीक है, और एक ही क्रम में O से P, P से Q एक ही क्रम में दर्शाया, तब इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश कौन होगा? तो त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी, वो भी क्या होगी? विपरीत क्रम में, है ना। O से P, P से Q, Q से O नहीं, O से Q विपरीत क्रम में क्या होगी? वो तीसरी भुजा उस परिणामी सदिश को क्या करेगी? दर्शाएगी। ठीक, तो एक बार फिर से बोलता हूँ, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा दो सदिशों को एक ही क्रम में निरूपित किया जाए तो दोनों सदिशों का परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में व्यक्त किया जाता है। इसे सदिशों के योग का त्रिभुज नियम कहते हैं। अब आप बोलिए। समझ में आई बात? यस और नो? O से P, P से Q, तो डायरेक्ट O से कहां जा सकते हो बताओ? Q जा सकते हो। इतना तो याद रह, इतना तो समझ में आ सकता है ना। एक तरीका ये भी है। क्लियर है ना? तो वेक्टर O से P जाना है, P से Q जाना है, तो डायरेक्ट O से कहां जा सकते हो? Q जा सकते हो। तो इस तरह से आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, है ना, कि ऐसा रहता है एक ही क्रम में। तो ये तीसरी वाली भुजा जो है वो परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। क्लियर? बोलो। अब सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। अब ये और थोड़ा कठिन है, वो तो बहुत सरल था। अब समांतर चतुर्भुज नियम क्या होता है देखो। तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं पहले। ऐसी होता है समांतर चतुर्भुज? क्या अलग होता है? क्यों भाई? ठीक है, ये अजीब सा दिख रहा है क्या? ये भुजा थोड़ी सी सही नहीं दिख रही है। अब चल जाएगा, है ना। ये आपके पास में ज्यादा ही खड़ी कर दिया। अब ठीक है, ठीक है। ये एक समांतर चतुर्भुज O P
क्यू एस। एस इसलिए आर क्यों नहीं लिया मैंने, बताइए आर क्यों नहीं लिया? क्योंकि आर जो है वो परिणामी सदिश के लिए हम क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हम आर का उपयोग यहां पर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है, इस समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न भुजाएं। अब आसन्न भुजाएं किसको बोलते हैं बताइए? आसन्न भुजाओं का मतलब क्या होता है, बोलो? आसन्न भुजा का मतलब क्या होता है? हाँ, आसन्न मतलब जुड़ी हुई। आसन्न मतलब क्या होता है? जुड़ी हुई। तो दो भुजाएं कौन सी आसन्न भुजाएं? ये ओपी और ओ एस। तो इस भुजा से मैंने, पहली आसन्न भुजा से मैंने वेक्टर ए को क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया, और दूसरी वाली जो आसन्न भुजा है उसको मैंने वेक्टर बी से क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, और मैंने बोला कि भाई यहां से ओ से मैंने इस क्यू को मिलाया। ये जो ओ क्यू है ये क्या है, उस बताइए, उस समांतर चतुर्भुज का क्या है, ये क्या है? विकर्ण है। ठीक है, तो अब यहां पर दो विकर्ण बनेंगे। एक विकर्ण, एक मिनट,
दो विकर्ण, कितने विकर्ण बनेंगे? दो विकर्ण बनेंगे। एक विकर्ण ये भी हो सकता है और एक विकर्ण ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां ये बोलता है कि यदि आपने किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा दो सदिशों को निरूपित कर दिया, तो उन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश उस विकर्ण द्वारा निरूपित किया जाएगा जो उन दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाता है। मतलब ये जो विकर्ण है ये इन दोनों सदिशों के परिणामी सदिश यानी कि वेक्टर आर को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। मतलब वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर? कौन सा विकर्ण? जो उन दोनों भुजाओं के, जिन दो आसन्न भुजाओं को आपने वेक्टर ए और वेक्टर बी नाम दिया है, उन दोनों आसन्न भुजाओं का कटान बिंदु कौन सा है? यह है कटान बिंदु ओ। उस कटान बिंदु ओ से जो विकर्ण गुजरेगा वही विकर्ण क्या कहलाएगा? उन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश कहलाएगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? आपने क्या किया पहले देखो। आपने एक समांतर चतुर्भुज लिया, उस समांतर चतुर्भुज में आपने दो आसन्न भुजाएं लिया। आसन्न भुजाएं कौन कौन सी है? ओ पी ओ एस, ये दो आसन्न भुजाएं हैं। इन दोनों आसन्न भुजाओं से आपने दो सदिशों को क्या कर दिया? व्यक्त कर दिया। इस भुजा से आपने वेक्टर ए को लिखा, इस भुजा से आपने वेक्टर बी को लिखा, और बोला कि इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश कौन होगा? तो इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश होगा वह विकर्ण, परिणामी सदिश वह विकर्ण होगा, वह उस विकर्ण द्वारा निरूपित किया जाएगा जो इन दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर गुजरता है। एक विकर्ण ये भी है, लेकिन इस विकर्ण द्वारा व्यक्त नहीं किया जाएगा। विकर्ण एसपी या पीएस द्वारा व्यक्त नहीं किया जाएगा परिणामी सदिश को। किस विकर्ण द्वारा व्यक्त किया जाएगा? ओ क्यू। और ये ओ क्यू किससे होकर जाता है? इन दोनों भुजाओं ओपी और ओएस के कटान बिंदु से होकर गुजरता है। तो इन दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जो विकर्ण गुजरेगा उस विकर्ण को हम क्या कहेंगे? उन दोनों सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या कहेंगे? परिणामी सदिश कहेंगे। यस, अब दिमाग में बैठा? नहीं, अभी भी नहीं? अरे समझ में आया कि समझाऊं और एक बार? हाँ, देखो मैं क्या बोल रहा हूं। यदि किसी समांतर चतुर्भुज की, ध्यान से सुनना और चित्र की तरफ देखिए, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा दो सदिशों को व्यक्त किया जाए, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, दो आसन्न भुजाओं द्वारा दो सदिशों को व्यक्त किया जाए, तो दोनों सदिशों का परिणामी सदिश उस विकर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है जो उन दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर गुजरता है। एक बार फिर से, यानी यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा दो सदिशों को व्यक्त किया जाए, इसको वेक्टर ए से इसको वेक्टर बी से, आसन्न भुजाओं को दो सदिशों द्वारा व्यक्त किया जाए, तो दोनों सदिशों का परिणामी सदिश उस विकर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है जो उन दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर गुजरता है। इसे सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम कहते हैं। अब बताइए, अब क्या हाल है? सदिशों के योग का बहुभुज नियम, इसको क्या नाम देंगे हम? सदिशों के योग का बहुभुज नियम।
सदिशों के योग का बहुभुज नियम उतना कोई कठिन नहीं है, आपके पास में इस तरह से देख सकते हैं, एक ऐसा बहुभुज बना लेते हैं। ओ पी क्यू आर एस, इससे इसको मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, इसको आप वेक्टर ए नाम दीजिए, इसको आप वेक्टर बी नाम दीजिए। ठीक है, इसको आप वेक्टर सी नाम दीजिए और इसको आप वेक्टर डी नाम दे दीजिए। दे दिया? ठीक है कि नहीं? इसको ओ पी को वेक्टर ए, पी क्यू को वेक्टर बी, क्यू आर को वेक्टर सी, आर एस को वेक्टर डी नाम दे दिया। अब सदिश योग का त्रिभुज नियम मुझे बताइए। सदिश योग का जो त्रिभुज नियम आपने पढ़ा है, यह है सदिश योग का त्रिभुज नियम। आप ओ से पी जाते हो, पी से क्यू जाते हो, तो डायरेक्ट ओ से कहाँ जाते हो? क्यू जाते हो। यहाँ पे बताइए, ओ से पी जाओगे, पी से क्यू जाओगे, तो यहाँ सदिश योग के त्रिभुज नियम से जो ओ से क्यू होगा ये क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? त्रिभुज तो बनेगा। तो ये वाली भुजा को क्या लिखोगे आप? ओ क्यू को क्या लिखोगे? ओ क्यू को सदिश योग के त्रिभुज नियम से। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है ना, ओ से पी, पी से क्यू, मतलब ए प्लस बी, इसको लिखोगे ए प्लस बी, लिखोगे कि नहीं? जैसा ये लिखा था आपने। ठीक है, अब मुझे बताइए, ओ से क्यू जाओगे, क्यू से आर जाओगे, तो ओ से डायरेक्ट आर जा सकते हो कि नहीं? ओ से क्यू, क्यू से आर, तो डायरेक्ट ओ से कहां जाओगे? आर जाओगे। तो बताइए अब इसको ओ आर को क्या लिखोगे आप? ओ आर को, अरे इतना वेक्टर सी, भाई ओ से क्यू, क्यू से आर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। क्लियर हो गई बात? ओके। अब इसमें बताओ, ओ से आर गए, आर से एस गए, तो डायरेक्ट क्या करोगे आप? ओ से कहां जाओगे? एस जाओगे। तो इसको कैसा लिखोगे? इसको कैसे लिखोगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी हो जाएगा। समझ गए ना? इसको बोलते हैं सदिशों के योग का बहुभुज नियम। मतलब वो त्रिभुज नियम का उपयोग करते ही हमने क्या कर दिया? इसको बना दिया। इसको बोलते हैं सदिशों के योग का बहुभुज नियम। क्लियर हो गई बात अब?